सुभाष यादव साहब, अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। वो कह रहे हैं सरकार को सोचना चाहिए दलितों के लिए कुछ खास किया नहीं गया है और जो जो चीजें अभी हुई हैं हाल ही में जो दलितों के फेवर में नहीं है एक तरीके से, वो भी वो गिनाते हुए नजर आ रहे थे। एसबी भी समाजवादी पार्टी के साथ थी यहां पर, और आप यही कहकर छिटके थे कि दलितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जिन पिछड़ों की बात को लेकर आप समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, समाजवादी पार्टी उसको भरपूर उठा नहीं पाई। देखिए शिल्पा जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको शत नमन करता हूं। और जहां तक बाबा साहब की बात हो रही है तो बाबा साहब किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे देश के हैं। ऐसा कोई नागरिक नहीं भारत देश का जो बाबा साहब अंबेडकर को न मानता या बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए सिद्धांतों पर न चलना चाहता हो। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात हो रही है और जहां तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात हो रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शुरुआत से ही पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लेकर चलती आ रही है और इसकी नुमाइंदगी बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। दलितों की बात भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। एनडीए सरकार के अंदर जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो दलित समुदाय तक पूरी तरीके से पहुंच रही है, बिना भेदभाव के। जो कि पूर्व की जो सरकारें थी, पूर्व की सरकारों के अंदर सिर्फ व्यक्ति विशेष, जाति विशेष तक ही पहुंचती थी, उससे आगे वो नहीं पहुंच पाती थी। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे ही सवाल पूछूंगा। तारिक भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र, बड़े अच्छे भाई हैं मेरे। समाजवादी पार्टी कौन से संविधान की बात करती है? समाजवादी पार्टी आज जिन बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले की बात करती है, उनके आदर्शों पर चलने की बात करती है। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां इन्हीं के पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए दिन उड़ाते रहते हैं। ये संविधान तब नहीं मानते। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था, कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसके उलट चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी शूद्र शब्द का उल्लेख करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अंदर शूद्र नाम की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो समाजवादी पार्टी पहले सवाल पूछने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे दे कि जिन बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को आप मानते हो, जिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आप मानते हो, संविधान के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। संविधान के अंदर धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन समय समय पर बार बार आपकी पार्टी के नेता जिस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाने का प्रयास करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों का अनुपालन करने से अस्वीकार करते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता ही संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जिन बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं। मैं के अंदर बैठ के दलितों की बात करते हैं। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक साहब भी इस वक्त बीजेपी से जुड़ चुके हैं डिबेट में। बहुत स्वागत है आपका भी आलोक जी। मैं आपके पास आऊंगी। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी सुशील पासी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील पासी साहब, 75 साल की सरकार रही, अमूमन ये बात कही जाती है 75 साल में कुछ दलितों के लिए कांग्रेस खास कर नहीं पाई। ऐसा है शिल्पा जी, इस देश में परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को हर जाति धर्म के लोग सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आज उनके विचारों को इस देश में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में लाने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस इस देश के हर जाति मजहब के लोगों को आगे ले जाना चाहती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो संविधान की प्रस्तावना में है उसको अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अनुसूचित जाति के लोगों को अगर शिक्षा में बढ़ने का मौका मिला तो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने ही जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की और अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। अनुसूचित जाति के लोगों के पास जमीनें नहीं थी, जमींदारी विनाश अधिनियम लिया और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के करोड़ों लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को जमीनें दी। इस देश में छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी तक इस देश में अगर अनुसूचित जाति को, जितने भी अनुसूचित जाति के इस समय, चाहे वो छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी तक हो, आईएएस तक हो, वो अनुसूचित जाति के लोगों ने ही उनको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। यहां तक कि आरक्षण की पैरवी अगर किसी ने किया तो केवल कांग्रेस ने किया।
उच्च शिक्षा में आज जो आरक्षण 27% का आरक्षण देने का काम किया, हाँ। तो हमारे अर्जुन सिंह जब हमारे मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने उच्च शिक्षा में पिछड़ी जात के लोगों को 27% आरक्षण देने का काम किया। आज इस देश को समझना होगा कि कांग्रेस ने इस देश में हर जात के लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे पिछड़ी जात के लोग हों और चाहे आदिवासी लोग हों, उनको अधिकारों से अगर किसी ने सुसज्जित किया है तो केवल कांग्रेस ने काम ठीक, यानी कि 75 सालों में बहुत कुछ कांग्रेस ने किया। नौकरियों में आरक्षण दिया, शैक्षणिक संस्थानों में भी से आरक्षण भी दिया गया। यहाँ पर हमारे साथ आलोक जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। आलोक वर्मा साहब, तमाम खास मेहमानों को आप सुन रहे होंगे और जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं, क्योंकि 75 साल के बाद ये कहा जाता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब सुशील जी को आपने सुना, वो किस तरीके से तमाम चीजों को गिनाते हुए यहाँ पर नजर आए। बीजेपी दलितों के लिए क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से भी कि सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है दलितों के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये भी वोट बैंक की राजनीति में कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंबेडकर को अब सब पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो दलित वोट जो है उसको सबको साधना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसमें देश की हर आबादी शामिल है। कुछ लोग जातियों के नाम पर, दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर लोगों को बांटते हैं और उससे अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली, एक अरसा बीत गया आजादी मिले और बहुत सारे सियासी दल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश में भी कई सियासी दल खड़े हुए। बसपा ने भी दलितों की राजनीति की, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की सियासत की। बहुत सारी जो दूसरी पार्टियां हैं अलग अलग वोट बैंक को समेट करके राजनीति में आगे बढ़ने का, सत्ता हासिल करने का सपना देखती है और उसके बाद क्या करती है किसी से बताने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अगर इतिहास देखें तो उसके नाम पे, उसके माथे पर चस्पा हो गया है कि वो माई वोट बैंक के सहारे आगे बढ़ती है। माई में कौन है? मुस्लिम और यादव। क्या पिछड़ों के नाम पर जो पार्टी खड़ी की गई थी उत्तर प्रदेश में, 4 बार उसने सत्ता हासिल की पिछड़ों के नाम पर। उसने पिछड़ों के नाम पर क्या कुछ किया, पिछड़ों के लिए किस तरीके का काम किया, बताने की समाजवादी जरूरत पीढ़ी नहीं की बात कर रही है ना सर, बात कर रही है ना। आज जब 2014 से समाजवादी पार्टी का कोई भी फार्मूला उत्तर प्रदेश में लगा नहीं, चला नहीं, तब आज पीडीए की बात कर रहे हैं। 2014 में आप बुरी तरीके से हारे, 2017 में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के उत्तर प्रदेश की सियासत में आए, राजनीति में आए, फिर क्या हुआ नतीजा बताने की जरूरत नहीं। 2019 में पिछड़ों और दलितों के साथ मुसलमानों का गठबंधन बनाने की आपने कोशिश की और क्या नतीजा निकला? कुल मिला के 15 सीटें 80 सीटों में समाजवादी पार्टी और बसपा को हासिल हुई। अभी 2022 का इलेक्शन बीता है, समाजवादी पार्टी ने दूसरे छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन किया, नतीजा क्या निकला बताने की जरूरत नहीं। आप चाहे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में चले जाइए, चाहे शहरी इलाके में चले जाइए, किसी भी तरीके का इलेक्शन हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के वोटरों ने पसंद किया है। इसलिए पसंद किया है कि इस देश की, इस प्रदेश की जो बेसिक जरूरतें हैं उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। पिछले 2 बार से योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। किस तरीके का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है, जो उत्तर प्रदेश की धरती पर रहते होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। कारोबारियों से आप पूछिए, किसानों से आप पूछिए, दलितों से आप पूछिए, पहले उनकी जमीनें जबरन कब्जा कर ली जाती थी। आज किसी की जरूरत नहीं है, कोई दलितों को सता सके इस तरीके की कोई खबरें आमतौर पे आपके पास नहीं आती होंगी। बहुत सारे दूसरे इलाके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को अलग अलग खंडों में बांट दीजिए। जो माफिया थे क्या करते थे? शोषण करते थे। हमने उनको शोषण से बचाया है, हमने उनको रोजगार का मौका दिया, हमने उनको कारोबार का मौका दिया है। बुंदेलखंड के इलाके से जो लोग वहीं पे रह जाते थे, ना दिल्ली देख पाते थे, ना लखनऊ चले आ पाते थे, उनको हमने ये रास्ता दिया है कि आप बुंदेलखंड से निकलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आइए, दिल्ली की राजधानी में जाइए, नई दुनिया को देखिए, नई दुनिया आपको समझेगी, रोजगार